आज का भी जो अपना टॉपिक है वो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से रिलेटेड है और इसके अंदर आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे और फर्स्ट पार्ट के अंदर बेसिकली हम तीन टाइप की बेसिक टाइट्रेशंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर। और सबसे पहले आपने ये समझना है कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का मीनिंग क्या है। ऐसी टाइट्रेशन जिनमें जो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होगी उसके थ्रू हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का एंड पॉइंट पता करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है भी नॉर्मली हम टाइट्रेशन में क्या करते हैं, रिएक्शंस का एंड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इंडिकेटर का यूज करते हैं टिपिकली जब हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने HCl और NaOH की टाइट्रेशन करनी है। ठीक है, तो HCl और NaOH की टाइट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपके पास अननोन सैंपल होता है, ठीक है, अननोन कंसंट्रेशन का, उसको आप नीचे कॉनिकल फ्लास्क में रखते हो और बिरट में आपके पास नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जो बिरट से आप ऐड करते हो, ठीक है, बिरट से जो रन करते हो उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट। और जो नीचे आपके पास अननोन सॉल्यूशन है जिसकी हमने एनालिसिस करनी है उसकी कंसंट्रेशन है अननोन। तो अगर हम कॉनिकल फ्लास्क में यहाँ पे HCl रखें और बिरट में आपके पास NaOH है, तो ये एक एसिड और बेस की रिएक्शन है जिसे हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का जब हम एंड पॉइंट पता करने की कोशिश करते हैं तो हम इंडिकेटर को यूज करते हैं। हम HCl के गिवन वॉल्यूम के सॉल्यूशन के अंदर कुछ ड्रॉप्स किसके डाल देते हैं, फिनोल पैथिलीन के डाल देते हैं। क्योंकि फिनोल पैथिलीन आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और आप ब्यूरेट से जब NaOH रन करना शुरू करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और NaOH की एक ड्रॉप गिरते ही फिनोल पैथिलीन आपको कौन सा कलर दे देगा, पिंक कलर दे देगा। और आपको ये वहां से पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में HCl क्या हो गया, पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये बेसिक प्रिंसिपल रहता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के टाइम, इंडिकेटर के थ्रू हम एंड पॉइंट पता करते हैं। ठीक है, अभी कब आपका जो गिवन सैंपल था वो एसिड बेस रिएक्शंस में न्यूट्रलाइज हो गया। बट इसी टाइप की अगर आप टाइट्रेशन करो, ठीक है, एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन की, बट वहां पे आपका जो मेजरमेंट का पॉइंट हो वो कलर चेंज ना हो के एंड पॉइंट पे वो क्या हो, कंडक्टेंस हो, तब हम उन टाइट्रेशंस को क्या बोलेंगे, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होंगे। तो ऐसी टाइट्रेशन जिनमें हम कंडक्टेंस की मेजरमेंट के थ्रू सॉल्यूशन की कंडक्टेंस मेजर करते जाएंगे और उस कंडक्टेंस से हम एंड पॉइंट निकालेंगे किसी भी टाइट्रेशन का, तो वो होंगी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। सबसे पहले इन टाइट्रेशंस का जो बेसिक प्रिंसिपल वो ये है कि जब ये टाइट्रेशंस होंगी तो आपके सॉल्यूशन का एक आयन दूसरे आयन से क्या होगा, रिप्लेस होगा। ठीक है, जैसे अब आप HCl और NaOH की टाइट्रेशन कर रहे हो तो बेसिकली रिएक्शन क्या हो रही है, HCl प्लस NaOH, जब टाइट्रेंट आएगा NaOH तो वो आपके HCl के H पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होके वाटर बना देंगे और आपका बनेगा NaCl। तो H पॉजिटिव जो था वो पहले क्लोराइड के साथ था, अब क्लोराइड के साथ क्या है, Na पॉजिटिव है। तो H पॉजिटिव की जगह आपके अब सैंपल में क्या आ गया, NaCl आ गया। वाटर तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो आपका HCl था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसकी जगह अब आपके सैंपल में NaCl है। बट जो आपके H पॉजिटिव आयंस हैं वो फास्ट मूविंग होते हैं, इनकी स्पीड ज्यादा होती है। Na पॉजिटिव आयन कंपैरेटिवली स्लो मूविंग होते हैं, इनकी स्पीड कम होती है सॉल्यूशन में। तो एक फास्ट मूविंग आयन को एक स्लो मूविंग आयन क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो जो फास्ट मूविंग आयन होगा उसकी आयनिक कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्लो मूविंग आयन, क्योंकि कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ आयंस पे और नंबर ऑफ आयंस पे। दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस का फैक्टर नहीं रहेगा, स्पीड का फैक्टर रहेगा। तो इन टाइट्रेशन में बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब भी एक आयन रिप्लेस होता है किसके द्वारा, दूसरे आयन के द्वारा, तो उनकी आयनिक कंडक्टिविटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है।
और जो ये डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या करता है, सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। और अगर हम उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को या कंडक्टेंस को नोट कर लें तो उस कंडक्टेंस की मेजरमेंट से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन के एंड पॉइंट का पता लगा सकते हैं। तो इस रिएक्शन में प्रिंसिपल क्या है, हमने कंडक्टेंस मेजरमेंट करनी है किसकी, सॉल्यूशन की, किस टाइम जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। और टाइट्रेशन के टाइम क्या होगा, एक आयन दूसरे आयन द्वारा रिप्लेस हो रहा होगा, और जब रिप्लेसमेंट होगी तो उनके आयंस की कंडक्टेंस में फर्क होता है क्योंकि स्पीड में फर्क होता है। तो जिसकी वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में फर्क आएगा। उस डिफरेंस को हमने नोट करते जाना है और उससे हमने एंड पॉइंट निकाल लेना है। तो इन रिएक्शंस या टाइट्रेशंस का प्रिंसिपल क्या है कि ड्यूरिंग द टाइट्रेशन प्रोसेस वन आयन इज रिप्लेस्ड विद अनदर and difference in the ionic conductivity of these ions is directly impact का मतलब असर डालेगा किस पे, the overall electrolytic conductivity of the solution। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड की आप टाइट्रेशन करो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और कंडक्टोमेट्रिकली टाइट्रेशन करो तो फास्ट मूविंग आयन H पॉजिटिव किससे रिप्लेस होते जाते हैं Na पॉजिटिव से। तो अब इन रिएक्शंस की बेसिकली थ्योरी क्या रहेगी, ठीक है। अगर मैं थ्योरी अब इसी एग्जांपल को लेके डिस्कस करूं जो आपके पास NaCl और NaOH का केस है, तो इसी को लेके अगर हम थ्योरी डिस्कस करें तो थ्योरी क्या रहेगी इन रिएक्शंस की या टाइट्रेशंस की। इनमें जो एंड पॉइंट होगा वो टाइट्रेशन के अंदर जो आप पता करोगे वो किससे करोगे, कंडक्टिविटी मेजरमेंट से करोगे। और कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हमारे पास लैब में होता है कंडक्टिविटी मीटर। तो आपने क्या करना है, जो आपका सॉल्यूशन है, लेट आपके पास HCl का सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन अननोन है आपके लिए, ठीक है। ऊपर से आप ब्यूरेट से जो टाइट्रेंट ऐड कर रहे हो वो ऐड कर रहे हो NaOH। तो आपने इस HCl के अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में क्या करना है, कंडक्टिविटी सेल डिप कर देना है और इस कंडक्टिविटी सेल को कंडक्टिविटी मीटर से जोड़ देना है। तो कंडक्टिविटी सेल और कंडक्टिविटी मीटर आपको इस सॉल्यूशन की क्या मेजर करके देगा, कंडक्टेंस मेजर करके देगा। अब जैसे हम एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो जब हम बेस ऐड करेंगे इसमें एसिड के अंदर, तो मैंने आपको कहा है भी HCl और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो तो रिएक्शन में NaCl प्लस वाटर बढ़ेगा और आपके फास्ट मूविंग आयंस H पॉजिटिव रिप्लेस हो रहे हैं किससे, Na पॉजिटिव से। तो उसकी वजह से जैसे जैसे आप ब्यूरेट से NaOH ऐड करोगे तो H पॉजिटिव आयंस हैं जो उनको बेस का कटाइनिक पार्ट बेस का कौन है, Na पॉजिटिव है, वो रिप्लेस करता जाएगा, ठीक है। रिप्लेस करते जाने के टाइम तक क्या होगा, कंडक्टेंस में आपके डिक्रीज आएगा, ठीक है। तो अगर हम कंडक्टेंस और जो हम NaOH ऐड कर रहे हैं इन दोनों का प्लॉट करें, ठीक है, इन दोनों का अगर हम प्लॉट करें तो प्लॉट आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा, इस तरीके का प्लॉट आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमने स्ट्रॉन्ग एसिड चूज कर रखा है किसको, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को, और दूसरी तरफ हमने चूज कर रखा है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है। एक तरफ हम प्लॉट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ NaOH और दूसरी तरफ हम प्लॉट कर रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग में जो आपका HCl था, जब आपने कोई NaOH उसमें मिक्स नहीं किया उसकी कंडक्टेंस थी हाई, बट जैसे जैसे आप NaOH ऐड करते जाओगे जो H पॉजिटिव आयंस हैं उनको Na पॉजिटिव क्या करते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे। तो जब Na पॉजिटिव को रिप्लेस करेंगे H पॉजिटिव को, Na पॉजिटिव स्लो मूविंग है और H पॉजिटिव क्या है, फास्ट मूविंग है। तो लगातार आपको कंडक्टेंस में क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। जब इक्विवेलेंस या एंड पॉइंट पहुंच गया तब क्या होगा, सारा H पॉजिटिव आयंस क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। तो अब आपके सैंपल में सारा जो HCl था वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब अगर आप इसके बाद NaOH ऐड करोगे ब्यूरेट से तो NaOH आके डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। पहले क्या था, आपके जो H पॉजिटिव आयन थे वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके वाटर बना रहे थे, बट अब तो H पॉजिटिव आयन खत्म हो गए,
तो सोल्यूशन के OH नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और OH नेगेटिव भी क्या है, फास्ट मूविंग है। तो यहाँ तक तो क्या था, H पॉजिटिव Na पॉजिटिव से रिप्लेस हो रहा था, जो कि स्लो मूव करता था, तो कंडक्टेंस में डिक्रीज आना था। बट जब इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच गया तो उसके बाद क्या होगा, कंडक्टेंस में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब NaOH से आने वाले OH नेगेटिव आयन आपके क्या हैं, फास्ट मूविंग है। तो पहले जब आप विरुद्ध से NaOH रन करोगे तो कंडक्टेंस में डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन को Na पॉजिटिव जो कि स्लो मूव कर रहे हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं, जिससे कंडक्टेंस में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। बट जब सारा HCl न्यूट्रलाइज हो गया उसके बाद H पॉजिटिव आयन तो खत्म हो गए, तो NaOH से आने वाले OH नेगेटिव आयन अब H पॉजिटिव के साथ कंबाइन ना करके सोल्यूशन में OH नेगेटिव की फॉर्म में ही रहेंगे, जिस वजह से कंसंट्रेशन में क्या आएगा, बाद में इंक्रीज आएगा। तो एक आपके पास स्ट्रेट लाइन ऐसी बन गई जिसमें कंडक्टेंस की वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रही है, दूसरी ऐसी बन गई जिसमें कंडक्टेंस इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद इंक्रीज कर रही है। तो जहां पे ये दोनों स्ट्रेट लाइन या कर्व्स एक दूसरे को कट करेंगे वो आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट, और हम इसे क्या कह सकते हैं, एंड पॉइंट होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH का यूज हुआ है, 10 ml यूज हुआ है कि 15 ml यूज हुआ है। तो हमने क्या किया, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को नोट करके ये पता कर लिया कि कितना वॉल्यूम NaOH का HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज हुआ है। ऑर्डिनरी टाइट्रेशन में हम क्या करते थे, हम फिनोल्फेथलीन डालते थे HCl में, फिर हम नोट करते थे कि कब जाके फिनोल्फेथलीन का जो सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन, पहले वो कलरलेस है, कि कब जाके वो पिंक होगा, ठीक है, वो चीज नोट करते थे। अब यहाँ पे हमें वो कलर नोट करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ कंडक्टेंस मेजरमेंट्स के जो आपके स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं अपोजिट स्लोप के, एक की स्लोप कम हो रही है एक की स्लोप बढ़ रही है, जहां पे ये कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहां से आपको उस रिएक्शन का क्या पता चल जाएगा, एंड पॉइंट पता चल जाएगा। और इस एंड पॉइंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, HCl की कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं। तो इन पूरी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जब आप किसी भी गिवन सॉल्यूशन के अंदर नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को ऐड करते हो तो आयंस की रिप्लेसमेंट होती है, जिससे कंडक्टेंस में चेंजेस आते हैं, और उन कंडक्टेंस के चेंजेस को अगर आप वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के साथ प्लॉट करोगे तो आपको कर्व्स मिलेंगे, उन कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे आपको क्या मिलेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेंगे। तो ये इन रिएक्शंस की क्या है, थ्योरी है, और इसके अंदर हमने पहला मेथड किया है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में, अगर हम कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ NaH को प्लॉट करें। तो अगर इसी की मैं अब एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस करूं, बेसिकली मैंने ये पूरा पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया कि HCl और NaOH की टाइट्रेशन में होता क्या है। जब हम HCl और NaOH की टाइट्रेशन करते हैं तो इस टाइट्रेशन में जब NaOH ऐड किया जाता है तो शुरू में जो कंडक्टेंस होती है HCl की वो हाई होती है, जब NaOH हमने ऐड नहीं किया। क्यों हाई होती है? क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयंस फास्ट मूविंग होते हैं। तो इस वजह से आपको स्टार्टिंग में कर्व में आपने देखा है कि इस तरफ हमने वॉल्यूम ऑफ NaOH लिखा था, इस तरफ हमने कंडक्टेंस लिखी थी, तो शुरू में कंडक्टेंस हाई थी, बट जब आपने बेस ऐड करना शुरू कर दिया तो कंडक्टेंस फॉल करेगी। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर रहे हैं कौन, Na पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव के साथ वो बेस का OH नेगेटिव क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो H पॉजिटिव की जगह आ रहे हैं कौन, अब Na पॉजिटिव, तो उससे कंडक्टेंस में डिक्रीज मिलेगा। और कब तक ये डिक्रीज मिलेगा, जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट आपका नहीं आ जाता। अब इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपके पास सॉल्यूशन में क्या बन गया, NaCl बन गया, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद कंडक्टेंस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब NaOH के OH नेगेटिव आयन फ्री हैं, उन्हें H पॉजिटिव के साथ अब कंबाइन नहीं करना, तो कंडक्टेंस में इंक्रीज आएगा, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हमें क्या पता चल जाएगा, रिएक्शन का इक्विवेलेंस और एंड पॉइंट। तो इन सभी टाइट्रेशंस में आपने एक बेसिक चीज देखी कि कंडक्टेंस के थ्रू हम रिएक्शंस के एंड पॉइंट को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का केस है। तो इन रिएक्शंस को हम बोलेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब तक हमने इनका प्रिंसिपल पढ़ लिया, इनकी थ्योरी पढ़ ली, और इसके अंदर हमने एक एग्जांपल देख लिया, वो एग्जांपल है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन का। अब हम इसके अंदर दूसरा एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि अगर हम
टाइट्रेशन करें किसकी, वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तब उस केस में आपका ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, तो ग्राफ की जो शेप होगी उस केस में इस तरीके की होगी। ठीक है, इनिशियली आपको थोड़ा सा कंडक्टेंस में डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आप एसिटिक एसिड में जो कि वीक एसिड है उसमें NaOH ऐड कर रहे हो, तो एसिटिक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत पुअर होती है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनिशियली आपकी कंडक्टेंस बहुत लो होगी। बट जैसे ही एसिटिक एसिड के साथ NaOH रिएक्ट करना शुरू करेगा, तो रिएक्शन से क्या होगा, आपके पास जो सब्सटेंस बनेगा या स्पीशीज बनेगा वो बनेगा सोडियम एसीटेट, और साइड आपका बनेगा न्यूट्रलाइजेशन के बाद वाटर। तो आपको पता है कि एसिटिक एसिड वीक बेस है, तो इसका कंजुगेट बेस जो ये वाला बन रहा है ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सोडियम एसीटेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इनिशियली आपके पास रिएक्शन में यहाँ पे क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट था, बट जैसी रिएक्शन स्टार्ट हुई आपके पास आ गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, सोडियम एसीटेट है। तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा ज्यादा होता है, वीक का कम होता है, तो आयंस बढ़ के सॉल्यूशन में कंडक्टेंस में स्लो क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो पहले कंडक्टेंस आपकी लो थी क्योंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या था, वीक था। जैसे जैसे आपने उसमें NaOH ऐड करना शुरू किया, तो वो वीक बेस किससे रिप्लेस हो गया, उसके स्ट्रॉन्ग कंजुगेट, सॉरी यहाँ पे वीक एसिड है। ठीक है, तो वीक एसिड किससे रिप्लेस हो गया, उसके स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस से। तो जब वो रिप्लेसमेंट हुई आपकी वीक एसिड की किसके साथ, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस के साथ, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेव करेगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस वीक से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपको बाद में जब आपने NaOH ऐड करना शुरू कर दिया तो कंडक्टेंस में स्लो इंक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे शार्प डिक्रीज नहीं HCl की तरह, पहले स्लो इंक्रीज है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। जब आपका सारा एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, तो वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सोडियम एसीटेट में। अब यहां तक आते आते आपका सोडियम एसीटेट बन के कंप्लीट हो गया सारा। इसके बाद जो भी आप NaOH ऐड करोगे वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब उसके OH नेगेटिव फ्री हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड खत्म हो चुका है, इसके H पॉजिटिव आयन अब बंद हो गए। तो अब OH नेगेटिव क्या है, फास्ट मूविंग है, जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था। तो इस पॉइंट के बाद आपको कंडक्टेंस में लगातार शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो जहां पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करेंगे वो आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। इनिशियली कंडक्टेंस बहुत कम है क्योंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक है, बाद में स्लो इंक्रीज देखने को मिलेगा क्योंकि वीक एसिड से उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस का सॉल्ट बन रहा है, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। जब सारा आपका एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, तो उसके बाद आपके फास्ट मूविंग OH नेगेटिव आयन आएंगे, जिसके कारण कंडक्टेंस में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। और जहां पे दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। तो ये दोनों टाइप की जो अपनी टाइट्रेशन थी उसमें फर्क था। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हमें इनिशियली डिक्रीज देखने को मिलता है, फिर इंक्रीज, यहाँ पे स्लो इंक्रीज, बाद में शार्प इंक्रीज, और जहाँ पे जो कर्व्स कट करेंगे वो आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करें, तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि एक्सप्लेनेशन क्या होगी। इनिशियली कंडक्टेंस लो क्यों है, क्योंकि आपका जो एसिटिक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वो बहुत पूरली आयनाइज करता है। जब आपने बेस ऐड किया, ठीक है, कंडक्टेंस में डिक्रीज देखने को मिलेगा, बट जैसे ही आपको H पॉजिटिव आयन Na पॉजिटिव से रिप्लेस होने शुरू हो गए, ठीक है, बाद में इंक्रीज देखने को मिलता है, शुरू में आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा थोड़ा। ठीक है, वो डिक्रीज कंडक्टेंस में किस वजह से है, वो इस वजह से है क्योंकि जब आप इसमें NaOH ऐड कर रहे हो, तो NaOH ऐड करने से क्या होता है, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट भी काम करता है। तो शुरू में तो यहाँ पे ये आयन बन रहे थे, जब आपने NaOH ऐड किया तो क्या बन गया, सोडियम एसीटेट बन गया, और ये भी कौन से आयन बनाएगा, एसीटेट और Na पॉजिटिव आयन बनाएगा। ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
अगर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हो और दोनों में एक आयन क्या हो, कॉमन हो, तो वहां पे लगता है कॉमन आयन फैक्टर। और कॉमन आयन फैक्ट क्या करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की अल्फा को कम कर देता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो शुरू में जो क्रम में आपको इस तरीके का डिग्रीज देखने को मिल रहा है ना, वो किसके कारण मिल रहा है आपको, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। और जब थोड़े टाइम बाद ये फेज चला गया, उसके बाद जब आप NaOH ऐड करोगे तो वो NaOH क्या करेगा, तो जितना बच रहा है आपका एसिटिक एसिड उसको न्यूट्रलाइज करेगा और धीरे धीरे आपका सारा CH3COH किससे रिप्लेस हो जाएगा, सोडियम एसीटेट से। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसके बाद आपको कंडक्टेंस में क्या देखने को मिलेगा, स्लो इंक्रीज। अब जब सारा आपका एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट में बदल गया, उसके बाद NaOH ऐड करने से आपको शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके अब फास्ट मूविंग OH नेगेटिव आयन आ गए। तो जहां पे दोनों कर्व्स एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। इनिशियली आपको डिक्रीज क्यों देखने को मिला, क्योंकि एसिटिक एसिड किस में बदल रहा है, सोडियम एसीटेट में। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग, दोनों प्रेजेंट हैं आपके। तो दोनों का जो एक आयन कॉमन है, कॉमन आयन क्या करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को जो डिग्री ऑफ उसकी डिसोसिएशन होती है उसको सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। जिस वजह से शुरू में इनिशियली एसिटिक एसिड बहुत पूरली आयनाइज होगा, जिसकी वजह से कंडक्टेंस में आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, बाद में स्लो इंक्रीज देखने को मिलेगा और एंड में बहुत शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा। किसकी वजह से, फास्ट मूविंग OH नेगेटिव आयंस की वजह से। तो पहले आपका डिक्रीज, फिर स्लो इंक्रीज, फिर शार्प इंक्रीज। तो ये वाला जो पॉइंट होगा जहां पे दो कर्व्स आपको इंटरसेक्ट करेंगी, वहां से आपको इक्विवेलेंस पॉइंट पता चल जाएगा। तो ये आज हमने पढ़ा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होती हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है, उनके पीछे क्या थ्योरी काम करती है। और दो टाइप हमने इसके अंदर आज डिस्कस की, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट हम इसी के अंदर कंटिन्यू रखेंगे, 2 और 3 टाइप की और टाइट्रेशन बचेंगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये आज का हमारा टॉपिक।